हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन स्लोप डिफ्लेक्शन का, स्ट्रेन एनर्जी मेथड का। एक सेशन में स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे ऑलरेडी ले चुका हूं और इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई थिंक पहले सेशन में मैंने 5 से 6 एग्जांपल कवर किए, वो काफी थे इंट्रोडक्शन कवर करने के लिए। अब हम इसकी थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। तो सेशन को मैं और अच्छे से नाम दे सकता हूं, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड। चलो, पहला एग्जांपल है मेरा, एक ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर लोड लग रहा है P। क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट C इफ EI ऑफ द बीम इज कांस्टेंट। इफ EI ऑफ द बीम इज कांस्टेंट, तो देखो द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। तो एक्सटर्नल रिएक्शन अगर मैं यहां पे निकालूं, देन दिस विल बी 4P/3 एंड इट विल बी योर P/3 डाउनवर्ड। अब तो आपको आगे होगा कैलकुलेट करना यार। ये सपोज ये RA है, ये RB है, देन यू हैव टू राइट RA प्लस RB इज इक्वल टू P एंड देन यू कैन टेक द मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम अबाउट A पॉइंट, इन दैट यू कैन राइट P इंटू L प्लस L/3 मीन्स 4L/3 minus RB into L is equal to 0. From there you will get RB is equal to 4P/3 in upward direction. And since the resultant must be equal to P, so from that equilibrium condition you can find the value of A, which is coming, reaction at A is P/3 in downward direction. तो दोस्तों मेरे पास अब रिएक्शंस आ गए हैं। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड में मेरा काम क्या है कि मुझे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से पूरा का पूरा सिस्टम कवर करना है, पूरा का पूरा बीम कवर करना है और स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करके डेल्टा और थीटा अप्लाई करके मुझे अपने डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई ओनली हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट C, सो आई विल कीप माय एंटायर फोकस ऑन द डिफ्लेक्शन फॉर्मूला। सो डिफ्लेक्शन दोस्तों मेरे पास होती है, आई थिंक कहीं आप भूल ना गए हो तो मैं लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m del m ओवर del P डैश इंटू ds अपॉन EI। तो चलो आओ लिखते हैं अपनी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इस सिस्टम में दो हिस्सों में बटेगा, एक C से B, दूसरा B से A, या फिर C से B या फिर A से B। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं क्या कर रहा हूं, इस सिस्टम में पहली इक्वेशन लिख रहा हूं विच विल कवर योर C to B span, so I can write here that my M11 is equal to minus P into X, and yes, X belongs to 0 to L/3, means this equation of bending moment आपकी कवर करेगी कौन सा स्पैन, C से B का स्पैन। मतलब जब X 0 होगा तो सेक्शन C पे होगा, जब X L/3 होगा तो सेक्शन आपका B पे होगा। तो ये आपका कवर करेगा C से B। क्लियर है दोस्तों? हाल ही के हाल में क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट भी साथ करके चलता हूं। So in this particular problem, I have to calculate deflection at C, and at the location of C, you can see P load is applying here. So you can easily differentiate your this bending moment equation in terms of P. So what I'm going to do here, just see here, friends, del M11 upon del P. ये P ही P डैश है, क्योंकि C पे डिफ्लेक्शन चाहिए और C पे लोड कितना लग रहा है, P लग रहा है, तो P डैश का रोल यहाँ पे P प्ले करने वाला है। So this is equal to minus X. क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट, सेक्शन 2.2। सेक्शन 2.2 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं राइट से भी चल सकता हूं, मैं लेफ्ट से भी चल सकता हूं। बट ध्यान से देखो, अगर मैं राइट से चलता हूं तो मुझे P को भी पिक्चर में लाना पड़ेगा और इस 4/3 विच इज रिएक्शन एट B को भी पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों दो वेरिएबल लेने से अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं अपने स्ट्रक्चर को लेफ्ट से अटैक करता हूं, क्योंकि लेफ्ट से अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखूं, then you can see only one variable is there, P/3, which is RA। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अपनी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, M22 is equal to minus P/3 into Y, and yes, Y belongs to 0 to L। 0 बोले तो A, जब सेक्शन 2.2 में y की वैल्यू 0 होगी तो 0 मतलब a से बन के चल रहा है, ओरिजिन क्या है इसके लिए a, तो 0 पे सेक्शन 2.2 विल बी एट a, एंड व्हेन y इज इक्वल टू L, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम योर सेक्शन हैज रीच्ड टू B। सो these and these equations collectively covering the entire simply support overhang simply supported span।
इसी को इसको भी मैं हाल के हाल ही डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डेल m22 अपॉन डेल p इज नथिंग बट y/3 विद नेगेटिव साइन। सो दोस्तों अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, बस इस डिफ्लेक्शन फॉर्मूले में ये डाटा पुट कीजिए और आंसर ले आइए। सो डिफ्लेक्शन एट c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m11 डेल m11 अपॉन डेल p इंटू dx, लिमिट क्या रहेगी 1 की 0 से l/3 प्लस इंटीग्रेशन 0 से l m22 डेल m22 अपॉन डेल p अपॉन ei इंटू dy। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं देन डेल c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पी एक्स माइनस एक्स अपॉन ei 0 से l/3 एंड दिस विल बी माइनस py/3 इंटू माइनस y/3 dy अपॉन ei 0 से l। तो दोस्तों ये आ जाता है आपका px³ अपॉन 3ei लिमिट 0 से l/3 प्लस ये आ जाएगा आपका py³ अपॉन 27ei y² का इंटीग्रेशन y³/3 3 3 3 27 and here limit will be 0 to l। तो डिफ्लेक्शन एट c इज इक्वल टू p l³ 9 27 81 ei प्लस p l³ अपॉन 27 ei। So 3 and 1 4, so 4 p l³ अपॉन 81 ei। So this is the deflection at c and answer positive, मतलब ये डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, in the direction of p, so deflection at c will be downward। अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड पैटर्न भी बनाओगे so it will come like this based on the bending moment equation। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे मोमेंट एरिया मेथड से करना होता तो, सॉरी डबल इंटीग्रेशन मेथड से करना होता तो मैं क्या करता, डबल इंटीग्रेशन मेथड से मेरी बाउंड्री कंडीशन क्या होती, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए मुझे सी और डी निकालने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं एट x when x is equal to l/3 deflection is 0 and when x is equal to 4 l/3 deflection is again equal to 0। so by using these two boundary condition you would be easily able to calculate the value of c and d and slope और deflection की इक्वेशन आपको तब भी मिल जाती। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी and let me be more specific, we have to calculate the vertical component of deflection at c। देखो डिफ्लेक्शन यहाँ पे वर्टिकल भी हो सकता है और इस कैंटिलीवर एक्शन के कारण यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी। हॉरिजॉन्टल भी बताऊंगा। अगर मेरे को यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, फंडा वही है मेरे पास अभी भी कि मुझे पूरे सिस्टम के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना है। मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द वेरियस इक्वेशंस इन्वॉल्व which is giving us the value of bending moment on the entire frame, and then I have to differentiate those equations in order to get those equation in the proper format so that I can insert them into the deflection formula। अब देखिए जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ एट सेक्शन 1 देन दिस इज m11 विल बी माइनस p इंटू एक्स, माइनस p इंटू एक्स। अब x की लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पे 0 c, x की अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पे l b, तो लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 0 टू l, मतलब c से b। अब c से b अगर b के बियॉन्ड जाओगे तो दिशा चेंज हो गई, तो हमें अपना बेंडिंग मोमेंट फंक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो माई m22 विल बी विच इज गोइंग टू कवर सेक्शन b टू सेक्शन a, सेक्शन b टू सेक्शन a। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो
कि बेंडिंग मोमेंट इन दिस सेक्शन BA इज कांस्टेंट, क्योंकि देखो यहां पे भी बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, P इंटू एल, यहां पे भी कितना आ रहा है, P इंटू एल, यहां पे भी कितना आ रहा है, P इंटू एल। तो हर जगह बेंडिंग मोमेंट यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस P इंटू एल हॉगिंग, ठीक है। एंड हेयर यू कैन से although this bending moment function is independent of y, but still its limit you can say from B to A, ठीक है। तो अब मेरे को इसको डेल्टा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल लोड, एंड फॉर वर्टिकल डायरेक्शन एट C the responsible load is vertical load P. So del M11 upon del P is minus x, and del M22 upon del P is minus L. तो ठीक है, अब इसको हम डेल्टा वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट C, व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट दिस इक्वेशन M11 del M11 upon del P upon EI into dx plus limit obviously 0 to L means C to B plus integration of 0 to L M22, 0 means B, L means A, del M22 upon del P upon EI into dy। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, so del M11 is my minus px and this is minus x, 0 to L, and M22 is minus PL and del M22 upon del P is again minus L dy। तो कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, दिस इज PL क्यूब अपॉन 3EI, इसको इंटीग्रेट करोगे, प्लस PL क्यूब अपॉन EI। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज 4PL क्यूब अपॉन 3EI। क्लियर। अगर दोस्तों इसी में आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट C, तो आप क्या करते, आप एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सूडो लोड लगाते और फिर उसके हिसाब से अपनी ये बेंडिंग मोमेंट को रिवाइज करते, एंड इन प्लेस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट यू विल बी एबल टू गेट योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए पहले आप ये नोट डाउन कीजिए, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट C, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ये समझ लो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं। So for this, what you have to do here, you have to apply here a horizontal component of load P dash। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि P dash आपका pseudo load है, whose value is going to be 0 at the last. So M11 value is not going to change, minus Px, and this P dash is the axial force for member BC. So first thing, this equation will remain as it is. But हाँ, अब आप जो डिफरेंशिएशन करोगे वो आप इस P के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, वो आप करोगे आप P डैश के रिस्पेक्ट पे करोगे, और P डैश के रिस्पेक्ट पे अगर आप ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो देन यू विल गेट 0, बिकॉज del M11 with respect to P dash force is 0. Now come to my second equation। मेरी दूसरी इक्वेशन देखिए आप यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं, दूसरी क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे, M22, तो M22 कितना होगा यहाँ पे इस सेक्शन के अबाउट देखो, दिस P इंटू एल इज कॉन्स्टेंट, दिस इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, बट दिस P डैश इंटू वाई, this P dash into y is going to create impact in the vertical member AB. So M22 is going to be equal to minus PL and minus P dash into y, and yes, y dash belongs to 0 to L, 0 means B and L means A. So now if you are going to differentiate this bending moment equation in zone 2 means in zone B to A, then you can write here minus y, but after differentiation my purpose has been solved,
So that's why I am going to eliminate the value of P dash. So revised equation of M22 is going to be minus PL. इसको हटा दिया, P dash को क्या कर दिया मैंने, 0 पुट कर दिया. तो अब कुछ नहीं है, इसी फॉर्मेट को यहाँ प्लेस करो. सो फर्स्ट फॉर्मेट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यू ऑल कैन सी del m11 upon del P dash is 0. So no need to carry over this thing with you. Plus 0 to L, M22 is how much? It is minus PL. And what about del M22 upon del P dash? It is minus Y into dy upon L. So horizontal component of deflection at C is PL, y का integration y square by 2. So it is PL cube upon 2EI. PL cube upon 2EI. तो क्या क्या आंसर मेरे पास आए? मेरे पास आया वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी, कितना आया था? 4PL क्यूब अपॉन 3EI. और दूसरा मेरे पास आया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट सी इज PL क्यूब अपॉन 2EI. चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें मैंने क्या चीज अलग कर दी, मैंने सी पॉइंट पे एक लोड की जगह 2 लोड लगा दिए और क्या किया, दोनों लोड का नाम सेम कर दिया. फ्रेंड्स, जब भी स्ट्रेन एनर्जी मेथड आप यूज कर रहे हो और आपको एक से ज्यादा लोड सेम नाम के मिलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट सी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट सी के लिए ये पी लोड जिम्मेवार है, ना कि ये. तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा कि मेरे को आगे फर्दर डिफरेंशिएशन करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं इस लोड का नाम फॉर द टाइम बिंग चेंज कर दूंगा. इसको P से मैं P डैश कर दूंगा एंड इवेंचुअली दिस टाइम P डैश इज नॉट गोइंग टू इक्वल टू 0, but this time after differentiation I can place the original value of P dash which is P in this particular case. So इस तरीके से हम जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोडिंग सेम नाम की है तो हम वैसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं. चलो मैं डेमोस्ट्रेट कर देता हूं. सेम इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैं खुद कर रहा हूं और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट सी आप खुद निकालोगे. ठीक है, प्रोसीजर आप अगर ध्यान से समझ जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट सी. तो मैं अगर अपना पहला सेक्शन देखूं, सेक्शन 11, सो M11 इज इक्वल टू माइनस PX एंड यस X बिलोंग्स टू 0 टू L, मतलब C से लेकर B. और ये कौन सा वाला P है, कैसे पता चलेगा हमें? ये कौन सा वाला P है? ये P इंटू X. और मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है. सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए this P is responsible. So for the time being I am taking this P as P dash, but please remember this time P dash is not equal to 0 because P dash is not pseudo load or virtual load. So eventually I am going to put P dash is equal to P. ठीक है, तो M11 अब माइनस PX की बजाय मेरा क्या हो जाएगा, माइनस P dash इंटू X. And what about del M11 over del P dash? So this is equal to minus X. So differentiation हो गया मेरा. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, now I am keeping the original value of P dash, so which is minus PX with same limit X belongs to 0 to L. Now similarly friends, अगर मैं AB स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखता हूं, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा मेरे को. सो M22 इज इक्वल टू, देखो हाथ ऐसा रखूंगा ना अब, तो P डैश इंटू L जो B से A लगेगा एंड P इंटू Y जो Y के हिसाब से लीनियरली वेरी करेगा. सो M22 इज इक्वल टू माइनस P डैश इंटू L माइनस P इंटू Y एंड यस Y बिलोंग्स टू 0 टू L, मतलब कि B से A. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ M22 अपॉन del P डैश will be equal to minus L.
सोचो अगर ये मैं नामकरण यहां पे नहीं करता तो आप लोग क्या करते, यहां पे -l - y लिख देते, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, इससे नाम चेंज करने से क्लियरली दिख रहा है कि दिस p डैश कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर deflection at C, for vertical component of deflection at C. So therefore I have to differentiate only with respect to this P dash. Clear है friends? तो जब आप horizontal deflection निकालोगे तो इसको P dash रख लेना, तो यहाँ पे del m11 अपॉन del P dash 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा -y, ये आ जाएगा -y। ठीक है, तो अब मैं अपनी ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं प्लेस करूं, देन m22 is equal to -pl minus py and y belongs to 0 to l, बोले तो b से a। ठीक है, बस अब कुछ नहीं बचा, अब इक्वेशन में रखना है आपको और इंटीग्रेट करना है। सो द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट c is equal to integration of m11 del m11 upon del p dash upon ei into dx 0 to l, because limits of m11 is varying from 0 to l, plus देख रहे हो ना 0 to l m22 del m22 upon del p dash upon ei into dy। तो बस कर दीजिए सॉल्व इसको। सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to l माइनस px माइनस x dx अपॉन ei प्लस इंटीग्रेशन 0 to l माइनस pl माइनस py इंटू माइनस l अपॉन ei इंटू dy। हाँ, तो अब ये आ गया आपका डिफ्लेक्शन C कितना हो जाएगा, PL³ अपॉन 3EI। दिस इज ड्यू टू द कैंटिलीवर एक्शन ऑफ स्पैन BC प्लस PL² इंटू वाई, सो PL³ अपॉन EI प्लस PL³ अपॉन 2EI। सो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर है। सो इट इज 6EI 2 और 6 8 और 3 11 PL³ अपॉन 6EI। तो अब आप खुद से क्या करोगे, इसी सेम क्वेश्चन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं जिसमें आपका मेंबर कर्वेचर शो करेगा, मतलब कर्व मेंबर होगा। अभी तक तो पहले हमने बीम के एग्जाम्पल लिए जो एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रहा था। इस फ्रेम में एक्स और वाई दो डायरेक्शन थी। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर आपका कर्वेचर इंक्लूड हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ बी निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है। इन दिस क्वेश्चन ए बी हैज बीन गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, और आर्क ऑफ ए सर्कल इज सच दैट कि इट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब ए बी इज 1/4 of a circle, quadrant of a circle, quadrant is the better word. So AB is the quadrant of a circle. Quadrant मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूं then this will be 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, AB B पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है। तो दोस्तों देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी है M11। तो अगर मैं यहाँ पे M11 लिखूं then at any section, so bending moment 11 will be equal to P into this distance, So for the time being I am calling this distance as, let's say x। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ x। तो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, माइनस P इंटू एक्स। पर देखो x आपका चेंज तो कर रहा है, बट आप इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ लिमिट लिख नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपका x 0 है, यहाँ पे आपका x की वैल्यू r है, बट स्टिल वो आपको एक कंप्लीट वेरिएशन नहीं देगा। और दूसरा x की डायरेक्शन अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर इसको मुझे रेडियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू
लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। थीटा से इसको करना आसान रहेगा क्योंकि थीटा आप देख सकते हो कि बी पे थीटा 0 है और ए पे थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस बार जो मैं लिमिट्स लाने वाला हूं वो मैं एंगुलर लिमिट्स लेके आऊंगा। तो x को we all can see if this is r hypotenuse, if this is perpendicular and if this is angle theta, then sin theta is equal to x by r. So x is equal to r sin theta, x is equal to r sin theta। तो ये हो जाएगा मेरे पास m11 is equal to minus pr sin theta, and yes you can say now theta belongs to 0 to pi by 2, 0 to 90 degree। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबल लोड एंड फॉर वर्टिकल लोडिंग, फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन दिस P इज रिस्पॉन्सिबल, सो डेल m11 अपॉन डेल P इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा। दोस्तों अब अगर मुझे डिफ्लेक्शन लिखना हो देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m11 डेल m11 अपॉन डेल P डिवाइडेड बाय EI। इस क्वेश्चन में P डैश PE के बराबर है इंटू DS। अब देखो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटू DS। DS इज दिस थिंग, DS क्या है आपका कर्वेचर, ये, क्योंकि DS इस बार ना x में वेरी कर रहा ना ही y में कर रहा है। DS इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। सो बेटर मैं इस ds को भी किसी तरीके से थीटा और r की फॉर्म में लेके आऊं। सो फॉर दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ आर्क ds I can say the subtended angle at the center will be d theta, and yes I can say here that theta is equal to length of arc upon radius. So you can say that ds is equal to your r d theta, r d theta। तो अगर ds को r d थीटा में लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास डिफ्लेक्शन b वर्टिकल इज इक्वल टू माइनस पी आर साइन थीटा माइनस r साइन थीटा। ds को लिख दिया मैंने r d थीटा अपॉन EI, एंड yes लिमिट्स आर 0 टू पाई बाय 2। दोस्तों B पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो होगा P R R R, R तो कांस्टेंट है, क्यूब अपॉन EI, एंड इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 2। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैथ्स में आप क्या करते हो, या तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए साइंटिफिक, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा हेयर विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर कितना हो जाएगा, ओवर 2। दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा बी वी इज इक्वल टू पी आर क्यूब अपॉन EI इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। क्लियर है? और लिमिट कितनी रहेगी, 0 से पाई बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे सो थीटा बी वी इज इक्वल टू 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की लिमिट पाई बाय 2 डालोगे तो पाई बाय 4, और ये कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा ओवर द रेंज ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इट इज 0, सो इट इज पाई पी आर क्यूब अपॉन 4EI। ठीक है, सो ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एट बी, माय लास्ट पोर्शन। सेम क्वेश्चन में अब मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना एट बी,
दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई लोड होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग हेयर ए सूडो लोड P डैश एट B इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज आई नीडेड डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट B इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब ये अगर P डैश लिखता हूं तो जब मैं सेक्शन 1-1 पे बेंडिंग मोमेंट लिखूंगा, देन बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1-1 विल बी इक्वल टू M11 इज माइनस PX माइनस PY। अच्छा, x को तो आपने लिख दिया कितना, R साइन थीटा, दिस x इज व्हाट, R इंटू साइन थीटा। अच्छा, y कितना होगा, y ये पूरा डिस्टेंस O से लेकर B तक की दूरी है R, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो R माइनस दिस बेस, और ये बेस कितना होगा, R cos थीटा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग P डैश into R minus R cos theta, and yes again you can say theta belongs to 0 to pi by 2, 0 बोले तो B, pi by 2 बोले तो A। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके लिख देते हैं। सो M11 इज इक्वल टू माइनस PR साइन थीटा माइनस P डैश R 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, उस लोड की रिस्पेक्ट में जिसके हिसाब से, जिसकी डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल पे। सो डेल M11 अपॉन डेल P डैश इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट इज 0 एंड दिस इज माइनस R 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरा मतलब निकल गया। सो नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ P डैश विच इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। सो फ्रेंड्स, M11 जो मेरे पास होगा इस बार, दैट विल बी माइनस PR साइन थीटा, दिस विल बी 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। बस अब बस कैलकुलेशन बचा है, ds कैसे लिखना है आपको पता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, सो B पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ M11 del M11 ओवर del P डैश ओवर EI इंटू DS, और DS को मैं लिख देता हूँ R d थीटा और लिमिट डाल देता हूँ 0 से पाई बाय 2। तो दोस्तों डिफ्लेक्शन B हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। M11 कितना है मेरे पास, माइनस PR साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस R 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी R डी थीटा अपॉन EI। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अभी। सो डिफ्लेक्शन B हॉरिजॉन्टल PR स्क्वायर क्यूब कॉमन ले लो, PR क्यूब अपॉन EI। अब बचा क्या, साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस so PR क्यूब अपॉन EI। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, मतलब कि माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। सो फ्रेंड्स, सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज PR क्यूब अपॉन EI। ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 2 पहले से ही है। दिस इज इक्वल टू PR क्यूब अपॉन, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के ऊपर अलग अलग वेरिएशन आ जाएगा, कभी सेमी सर्कल दे रखा होगा, कभी पूरा सर्कल दे रखा होगा और उसके सेंटर पे लोड लग रहा होगा। वैसे क्वेश्चन को आप अपने सिमेट्रिकल लोडिंग के हिसाब से सेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दो सेमी सर्कल लेके उसको भी सॉल्व कर सकते हो।
दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी मेथड में मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो सोम की डालूंगा उसमें आई एम गोइंग टू कवर आवर दी प्रेशर वेसल। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक मैं अगला लूंगा, दैट इज प्रेशर वेसल। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे बेसिकली थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर की। थैंक यू वेरी मच।